नमस्कार दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अंडर जितने भी नेट के पेपर्स होते हैं, तो जो पहला पेपर होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। और अब फ़िलहाल जब ये ऑफलाइन होगा पेपर, ओएमआर सीट पे होगा, तो सभी का एक ही शिफ्ट में होगा। तो अब ये जो फर्स्ट पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जेआरएफ के सिलेक्शन में या जेआरएफ क्वालिफाइंग होने में और नेट क्वालिफाइंग होने में। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है। आपने देखा होगा कि आप अगर स्टार्ट करते हो किसी भी यूट्यूबर्स को फॉलो करना, तो कंटिन्यू उसी को फॉलो कर रहे होते हो या नहीं देख रहे होते हो कि वो सिर्फ एक दो टॉपिक को पढ़ा के स्किप कर जाता है जो उसको अच्छे से समझ में आता है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इस पेपर वन की ज़रूरत क्या है ये समझने की आवश्यकता हो जाती है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव इज़ टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आपके अंदर जो टीचिंग की कैपेबिलिटी है और रिसर्च की क्वालिटी है वो असेस करना है। द टेस्ट एम्स एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities, which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning process in higher education system. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and their impact on the quality of life. तो इस पेपर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके अंदर कितनी रेशनल थॉट्स हैं, कितनी लॉजिकल टेम्परामेंट है, कितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, कितनी आपके अंदर टीचिंग की क्वालिटीज़ हैं, आप कितना सामने वाले स्टूडेंट की साइकोलॉजी को एनालिसिस कर पाते हैं और उसके लेवल पे कितना जाके आपके अंदर पढ़ाने की कैपेबिलिटी है, वो सारा चीज़ असेस करता है। तो उसी डोमेन को अगर देखा जाए तो टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और 10 यूनिट्स में अलग अलग यूनिट से 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 में देखा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो ये बेसिक टीचिंग के मेथड्स, टीचिंग की क्वालिटीज़ पे हो जाता है। टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, इवेल्युएशन सिस्टम क्या होगा। इवेल्युएशन सिस्टम मतलब जो आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है, तो वो इवेल्युएशन सिस्टम हो गया। यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है ना, क्योंकि आप आगे चल के या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या आप पीएचडी करोगे यानी रिसर्चर बनोगे, और आफ्टर पीएचडी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। और फिर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एडिशनल एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर बनते हो, तो उस दौरान अलग अलग आपकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। आप अपने अंडर जो है पीएचडी स्कॉलर्स को लेते हो और पीएचडी कराते हो। फिर आप रिसर्च रिव्यू बोर्ड में बैठते हो एज सोशल साइंटिस्ट, अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जाते हो, तो वहाँ पे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी बाकी चीज़ों में थोड़ा कम रहोगे तो चलेगा, बट रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी इस फील्ड के लिए। तो रिसर्च में क्या है, मीनिंग्स क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में क्या बेसिक चीज़ फॉलो करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, रेफरेंसिंग का, एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च के अंडर, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च एथिक्स क्या होता है। तो ये बेसिक रिसर्च के जो है कंटेंट है जो आपको दिमाग में रख के पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन में देखा जाए तो बेसिकली एक आपकी ये देखी जाती है कि किसी भी पैसेज को पढ़ के, किसी भी कंटेंट को पढ़ के ओवरऑल आपका आइडियाज़ क्या बनते हैं, तो उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। कम्युनिकेशन मतलब द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू डिलीवरिंग योर लेक्चर्स एंड हाउ यू डिलीवर योर थॉट आइडियाज़ टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स रिसर्च स्कॉलर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मीनिंग कम्युनिकेशन का, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और मास मीडिया और सोसाइटी क्या होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछा जाता है, नंबर सीरीज होता है, लेटर सीरीज होता है, कोड एंड रिलेशनशिप होता है,
मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, परसेंटेज प्रॉफिट, ये सारे जो जनरल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल मैथ अगर देखा जाए तो एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 3-4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे निकल जाते हैं, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह। तो उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग में अब जो सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट वो हो जाता है ये आपका क्या बोलते हैं भारतीय भारतीय क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे इंडियन लॉजिक, हाँ भारतीय, हिंदी याद नहीं आ रहा है, भारतीय जो जैसे ये प्रमाणाज रहे हैं, प्रमाणाज के बाद में अनुमाना रहे हैं, मतलब ये एक ऐसे सोर्स ऑफ नॉलेज रहे हैं जहाँ से आप ये इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो हमारे पांचों सेंसेस है उसी से ही हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं। तो ये प्रमाणाज, अनुमानाज, उपमाना शब्द, ये अगर हिंदी में पढ़ोगे तो आप जल्दी समझ पाओगे, और उसके बाद में हिंदी पढ़ने के बाद जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तो फिर उसको इंग्लिश में पढ़ो, इंडियन लॉजिक सिस्टम को। और उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन जिसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स ठीक है, जिसके एवरेज अच्छे हैं और रेशियो अच्छा है और परसेंटेज अच्छा है, वो डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा कर पाएगा। तो सबसे पहले आप ये 3 चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लो, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में आपका ये ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT। अब ICT में जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, आजकल हर दिन आप लोग मोबाइल में हमेशा यूज़ करते हो। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में जो मूक्स है या जो और व्यवस्थाओं के माध्यम से पढ़ाया जाने लग गया है, उसका क्या यूज़ है, ICT एंड गवर्नेंस क्या है। उसके बाद में पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, यानी जो एनवायरनमेंट में क्या क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिसर्चर होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते, और मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव के स्वास्थ्य पर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स क्या हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये पढ़ने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो अगर आपके फर्स्ट पेपर में आप अगर 40 क्वेश्चन टारगेट करके चलते हो, 40 to 45, तो अगर आपका ओवरऑल 35 तक सही हो जाता है तो आपके JRF होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पे अगर कमांड अच्छा है तो सब्जेक्ट में आप 70, 76, 70 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आपका JRF आसानी से हो जाता है। ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा ये सिलेबस का जो एक्सप्लेनेशन था, वो आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका सिलेबस तैयार हो जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि जो जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी है पढ़ना, एक एक पॉइंट्स को, एक एक यूनिट के एक एक पॉइंट्स को लेके पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, अब सोशल वर्क का मैंने एक पेपर डाला है, उसको 2 पार्ट में अभी तक डाल चुका हूँ, बाकी तीसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा, 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से इसको भी अब मैं थियरी अलग अलग पढ़ाना तो मुश्किल होगा, बट मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही थियरी एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो जब 2-3 पेपर सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसमें सारी थियरी कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।